गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में ये पढ़ लिया था कि यूनिट्स क्या होती हैं, और जिसने नहीं पढ़ा वो एक बार पार्ट 1 पहले देख ले इस वीडियो का, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक। और हमने तो ये पढ़ लिया था बेसिकली यूनिट्स क्या होती हैं। उसके बाद हमने यूनिट्स में पढ़ लिया कि कितनी डिफरेंट टाइप की यूनिट्स हमारी डिफरेंट स्टैंडर्डाइजेशन डिफरेंट कंट्रीज ने बनाई। ओके, इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि वो जो स्टैंडर्डाइजेशन थी उनको हटाकर एक सिंपल जैसे कि FPS, CGS, इन सब को हटाकर एक प्रॉपर SI यूनिट 1971 में क्यों डिसाइड की गई। फिर हमने SI यूनिट्स के अंदर हमने 7 बेस यूनिट्स को पढ़ा था एंड 2 एडिशनल या फिर सप्लीमेंट्री यूनिट्स को पढ़ा था, जिसमें से एक थी हमारी रेडियन और दूसरी थी स्टेरेडियन। ओके, 7 बेस यूनिट्स में से एग्जांपल के तौर पे हमारी मास, लेंथ, एम्पियर यानी कि करंट की, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऐसी कुछ यूनिट्स थी। तो ये थी ऐसे यूनिट्स जो कि बेसिकली हमने पढ़ी थी। ऐसे यूनिट्स के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि बेस यूनिट और स्टैंडर्ड यूनिट्स के एग्जाम्पल क्या है। ओके, उसके बाद हम किस तरीके से आप लोगों की रेडियन और स्टेरेडियन एंगल को निकालते हैं 2D एंड 3D डायमेंशनल फिगर में, हमने उसकी भी बात कर ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो एज यूजुअल आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे कपिल सर के साथ। लेट्स बिगिन। सो देखो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में अब ये सारी बेसिक चीज़ें पढ़ने के बाद हमें पता होना चाहिए कि लेंथ के मेजरमेंट्स के कितने तरीके होते हैं, ठीक है ना। हम कितने तरीके से आपकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं फिजिक्स में। देखो, एक तो क्या होता है कि आपके अगर जो ऑब्जेक्ट है वो नियर अबाउट 15 सेंटीमीटर तक है या फिर 30 सेंटीमीटर तक एक स्मॉल स्केल ऑब्जेक्ट है आप लोगों का, तब तो आप सिंपल अपना स्केल यूज़ कर सकते हैं। ओके, तब आप अपना सिंपल स्केल यूज़ कर सकते हैं। सिंपल स्केल के अलावा एक आप लोगों का फिजिक्स में स्केल आता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर अगर आप लोगों का ऑब्जेक्ट 10⁻⁻4 मीटर तक, ठीक है ना, अगर आप लोगों के ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 10⁻4 मीटर तक है, तो आप लोग वर्नियर कैलिपर को यूज कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर 10⁻4 मीटर का मतलब क्या है, 0.0001 मीटर तक की लेंथ को मेजर कर सकता है। या फिर अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, सो इट विल बी 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इतनी छोटी लेंथ को वर्नियर कैलिपर आप लोगों का मेजर आउट कर सकता है। लेकिन अगर मुझे इससे भी छोटी लेंथ को मेजर करना है, कोई लेंथ इससे भी ज़्यादा छोटी है, तब हम यूज़ करते हैं एक डिवाइस का विच इज नोन एज स्क्रू गॉस, ठीक है। स्क्रू गॉस आपका एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है अप टू 10⁻⁵ मीटर या फिर इससे भी लेस, ठीक है ना। 10⁻⁵ मीटर या फिर अगर उससे भी कोई लेस आप लोगों की लेंथ होती है तो आप स्क्रू गॉस को यूज करेंगे, ठीक है। ये है आपके लेंथ के मेजरमेंट के जब आपका डिवाइस स्मॉल फिजिक्स में, ठीक है। हाँ, अगर फिजिक्स में एटम्स के डिस्टेंस को भी मेजरमेंट करना है, एटम्स के बीच का डिस्टेंस या फिर एटम्स और इलेक्ट्रॉन के बीच का भी डिस्टेंस, उसमें भी एक प्रॉपर तरीका है। आज हम वो सब सीखेंगे और हम ये भी सीखेंगे कि अगर आप लोगों का ऑब्जेक्ट बहुत ही फार लेंथ पे हो, ठीक है ना, और आप लोगों के पास कोई मीटरिंग डिवाइस ना हो, जैसे कि कोई मीटर ना हो या फिर कोई इतना बड़ा डिवाइस ना हो जिससे आप उसको मेजर कर सकें, तो आप उसको किस तरीके से मेजर आउट करेंगे, हम दोनों चीज़ें सीखेंगे। पर उससे पहले एक बार ये लिख लो, देख लो बोर्ड पे, 5 सेकंड वीडियो पॉज करके मैं इसके बाद इसको रब कर रहा हूँ और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। अच्छा देखो, नेक्स्ट मेथड है जो हमारा, वो है हमारा पैरेलैक्स मेथड। अब याद रखना, पैरेलैक्स मेथड जनरली हमारा लार्ज डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। जब भी हमारी बात होगी लार्ज डिस्टेंस, तो हम पैरेलैक्स मेथड को यूज करेंगे। देखो, आप लोगों ने कभी कभार देखा होगा कि जब आप रोड पे जा रहे होते हो, रोड बन रही होती है, तो वहाँ पर जो इंजीनियर होता है वो एक डिवाइस लेके, सेट स्टैंड लेके खड़ा होता है, ठीक है। सेट स्टैंड लेके वो उस सेट स्टैंड में अपनी आइज को फिक्स करके कुछ आगे का ऑब्जेक्ट देखता है। अब
वो जो आगे का ऑब्जेक्ट देख रहा होता है, वो स्ट्रेट रोड को जो देख रहा होता है, वो स्ट्रेट रोड की बिल्कुल एक एंगल अलाइनेशन को कैलकुलेट करने के लिए, उसके डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए वो स्टैंड को यूज़ करता है। क्योंकि देखो हम कितने बड़ा 1 मीटर बना लेंगे, ठीक है ना, कितना मेजरिंग 1 किलोमीटर तक का मेजरिंग डिवाइस बना लेंगे, 2 किलोमीटर तक का, 3 किलोमीटर तक का। अब उसके बाद क्या हम ऐसे ही बनाते जाएंगे, उसको बनाते जाएंगे? नहीं, हम क्या करते हैं, हम पैडलेक्स मेथड का यूज़ करते हैं वो सिविल इंजीनियर्स। अब उसमें क्या होता है, पैडलेक्स मेथड क्या कहता है? पैडलेक्स मेथड कहता है कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो कि काफ़ी दूर है, ठीक है ना, अब ये जो दूर का मतलब क्या है, ये किलोमीटर्स में डिस्टेंसेस है। अब सेंटीमीटर की बात यहाँ खत्म हो चुकी है, किलोमीटर्स में डिस्टेंसेस है। अब अगर आपका ऑब्जेक्ट कोई काफ़ी दूर है तो आप लोगों को अगर उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो क्या करना है आप लोगों ने सबसे पहले अपनी आइस लेफ्ट एंड राइट, जो आइस होती हैं आपकी, अगर ये दोनों आपकी आइस हैं, ऊपर वाली आइस आपकी लेफ्ट है और नीचे वाली आइस अगर मैं राइट लूँ, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करो। ठीक है, ये डिस्टेंस जो होता है जनरली 3 to 5 2 3 5 सेंटीमीटर, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन करता है। हमें क्या करना है, आप दोनों की जो लेंथ है आइस के बीच की, उसको कैलकुलेट करना है और इसे हम नाम दे देते हैं बी। अब देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट है मार्कर, ये अगर मैं सामने रख रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरी लेफ्ट आई से भी उतना ही दूर है जितनी ही मेरी ये राइट आई से दूर है, ठीक है ना, ज़्यादा कोई फर्क तो है नहीं। लेफ्ट आई से भी इसका डिस्टेंस वही है, राइट आई से भी इसका डिस्टेंस वही है। तो ये पैडलेक्स मेथड भी यही कहता है कि आपने सबसे पहले लेफ्ट और राइट आई के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और इसे हमने नाम दे दिया बी। अब इसके बाद आपकी लेफ्ट आई की पोजीशन से, ठीक है ना, आपकी लेफ्ट आई की जो पोजीशन है इस ऑब्जेक्ट से, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सी नाम दूं, ओके, इसकी लेफ्ट आई से जो पोजीशन है वो डिस्टेंस आप लोग पता कर लीजिए, उसको हमें पता करना है और उस डिस्टेंस को हम नाम दे देंगे एस। सिमिलरली राइट आई से जो इसकी पोजीशन होगी, कितने डिस्टेंस ये दूर है, उसकी भी पोजीशन डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे और उसे भी हम नाम दे देंगे एस। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट और राइट आई से अगर सामने रखा है तो वो लेफ्ट से भी उतना ही दूर होगा जितना कि वो राइट आई से दूर होगा। तो लेफ्ट और राइट आई से इसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो ये हमें मेजर आउट करना है कि ये ऑब्जेक्ट जो था हमारा, अगर ये मार्कर था तो ये कितनी दूर है हमारी आई से, ठीक है। अब जो लेफ्ट और राइट आई इस ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बनाएगी, उस एंगल को हम नाम दे देंगे थीटा। ये जनरली क्वेश्चंस में गिवन होता है। अब 1 मिनट के लिए फिजिक्स से थोड़ा साइड आ जाओ, इसको यहीं पहुंच रख दो। हमने क्या किया, लेफ्ट और राइट आई के बीच का डिस्टेंस अभी तक कैलकुलेट हमने लेट किया है और ये लेफ्ट और राइट आई इस ऑब्जेक्ट पे एंगल कितना बना रही है ये हमने लेट किया है, ठीक है। और ये हमें निकालना है कि हमारी लेफ्ट और राइट आई से जो ऑब्जेक्ट है कितनी दूर। अब इधर आ जाओ, देखो, जब भी आपका एंगल थीटा स्मॉल होता है, जैसे आई और राइट आई और लेफ्ट आई के बीच अभी बन रहा है, जब भी एंगल थीटा स्मॉल होगा, ठीक है, तो चाहे आपका एंगल tan थीटा हो, चाहे आपका एंगल कोई भी sin थीटा हो, cos थीटा हो, आप इसको इक्विवेलेंट टू थीटा ही लेते हैं, ओके। और एक चीज याद रखना, एंगल के सामने वाला, अगर ये ट्रायंगल बन गई है फिगर, इस एंगल के सामने वाला हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में, इस एंगल के सामने वाला हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब tan थीटा आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लिया है, इसको आप लोगों ने याद किया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसमें tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर हम लोगों का थीटा के सामने वाला है बी, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, हम लोगों के सामने वाला है थीटा के एंगल के सामने वाली साइड, विच इज बी। तो यहाँ पर जो एंगल है tan थीटा विच इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि ये स्मॉल है, क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर विच इज बी डिवाइडेड बाय बेस। अब बेस है एस, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई थीटा इज इक्वल टू बी बाय एस। अब अगर हमें यहाँ वैल्यू पता हो थीटा की, अगर हमें यहाँ वैल्यू पता हो थीटा की, और अगर हमें वैल्यू पता हो अपनी दोनों लेफ्ट और राइट आई के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बीच की, ठीक है, तो हम यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर है उसकी एस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जनरली इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें या तो थीटा गिवन होता है, ठीक है, और
ये आप लोगों की आई का जो डिस्टेंस होता है ये गिवन होता है और आप लोगों को डिस्टेंस निकालना होता है। इस तरीके से आप किसी भी फार ऑब्जेक्ट की, इस तरीके से आपका कोई भी जो ऑब्जेक्ट फार अवे है, काफी दूर है, आप लोग उसकी लेंथ को निकाल सकते हो कि वो आपसे कितना दूर है। ठीक है, आप लोगों को कोई बड़ी टेप की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो चीजों की आपको जरूरत है। एक आपकी लेफ्ट आई और राइट आई के बीच का जो डिस्टेंस है, एंड दूसरा लेफ्ट और राइट आई इस ऑब्जेक्ट के साथ एंगल क्या बना रही है, और इस एंगल को निकालने के लिए सेट स्टैंड का यूज करा जाता है। ठीक है, ओके, ये तो हो गया जब ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ पर है। पर अगर क्या हो कि हमारा ऑब्जेक्ट अब अर्थ पर नहीं है, ठीक है ना, हमें कैलकुलेट करना है एक स्टार को या फिर एक प्लेनेट को जो कि अर्थ से काफ़ी दूर है। अब वहाँ पे भी हमारे पास कोई ऐसा स्केल तो है नहीं कि अर्थ पे रखा और एक दूसरे प्लेनेट पे रखा, तो वहाँ जाके उसने क्या करा, हमें लेंथ बता दी। या फिर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई मेजरिंग डिवाइस नहीं है, कोई मशीन नहीं है कि अर्थ से छोड़ा और उस प्लेनेट पे गया और वहाँ तक उसने हमें बता दिया भाई मैं तो इतने किलोमीटर चला। तो हमारे पास कोई ऐसा सच मीटर नहीं है, तो उसके लिए भी हम पैरेलैक्स मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है ना, पैरेलैक्स मेथड क्या कहता है, फॉर लार्ज डिस्टेंसेस, जब भी हम प्लैनेट्स की बात करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये एक बार ही नोट कर लो अगर आप नोटबुक में नोट करना चाहो तो, और फिर हम आगे पैरेलैक्स मेथड फॉर प्लैनेट्स के लिए मूव करते हैं। ठीक है, चलो तो चलो, अब क्या होता है कि जब भी अगर मान लो ये सी पोजीशन पर अब की बार प्लेनेट है, ठीक है ना, यहाँ पर अब की बार कोई प्लेनेट है या फिर अब की बार यहाँ पर कोई स्टार है, ठीक है ना, कोई स्टार है, कोई प्लेनेट है जो कि अर्थ से काफ़ी दूर है। अब हमें इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो इसमें हम क्या करते हैं, अर्थ के ऊपर दो पोजीशंस को ले लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर इस प्लेनेट से कुछ दूरी पर अर्थ है, 2 डायमेंशनल फिगर बना रहा हूँ मैं अर्थ की, यहाँ पर कुछ दूरी पर अर्थ है, तो हम क्या करेंगे, अर्थ की एक पोजीशन पर यहाँ पर सबसे पहले इस पोजीशन को नाम दे देंगे हम लेट्स से E1। ठीक है, इस पोजीशन को हम नाम दे देंगे E1। इस E1 पोजीशन पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेलीस्कोप रखेंगे। इस टेलीस्कोप से, ठीक है ना, इस टेलीस्कोप से हम क्या करेंगे, इस C का जो आप लोगों की पोजीशन है उसको मेजर करेंगे। ठीक है, इस पोजीशन को मेजर करेंगे। सिमिलरली हम क्या करते हैं, E2 पोजीशन पर फिर दोबारा टेलीस्कोप रखेंगे। ठीक है, अगर E1 अर्थ की पोजीशन इंडिया है तो E2 अर्थ की पोजीशन ऑस्ट्रेलिया हो सकती है। ठीक है, E2 पोजीशन पर हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों का टेलीस्कोप रखेंगे और फिर दोबारा इस C पर एक रे भेजते हैं या फिर इस C की प्लेनेट की या स्टार की लाइट को अपने टेलीस्कोप में कैप्चर करते हैं। अब जो E1 और E2 दोनों मिलकर ये एंगल बना रही होती हैं, लेट्स से दिस एंगल इज अगेन थीटा C के साथ, उस एंगल को हम टेलीस्कोप और अपनी मशीन्स डिवाइस से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा थीटा आ गया। ठीक है, एंगल हम दोनों का जो E1 और E2 के पोजीशन के बीच का एंगल बना विद रिस्पेक्ट टू प्लैनेट C या फिर स्टार C, वो एंगल आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, E1 और E2 के बीच की पोजीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर E1 इंडिया थी, E2 ऑस्ट्रेलिया थी, इन दोनों के बीच की पोजीशन तो हमें पता है, हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स से दिस पोजीशन इज D। ओके, अब देखो अर्थ से तो ये प्लेनेट उतना ही दूर है, ठीक है ना, अर्थ से तो ये प्लेनेट उतना ही दूर है, चाहे इंडिया हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, है तो दोनों अर्थ में ही। अब दोनों पोजीशन से ये प्लेनेट बहुत दूर होगा, सो इस पोजीशन को, इस डिस्टेंस को अगेन मैंने SS कह दिया। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है हमारा SS हो गया, और E1 और E2 जो कि अर्थ के अंदर दो पोजीशन थी, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने D ले लिया। अब दोबारा से पैरेलैक्स मेथड लगाते हुए यहाँ पर जो एंगल है थीटा will become equal to D by S। ठीक है, तो अगर हमें ये एंगल पता होगा जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट से मेजर आउट करा जाता है, जो कि हमारे प्रैक्टिकल एस्ट्रोफिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे, ठीक है, तो अगर हमें ये एंगल थीटा पता होगा, ओके, अगर ये हमें एंगल थीटा पता होगा और हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का अगर डिस्टेंस पता होगा, तो हम यहाँ से S की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को पैरेलैक्स मेथड को रीअरेंज करके यहाँ से S की वैल्यू आ जाएगी आपकी थीटा बाय D। ठीक है, आपकी S की वैल्यू क्या आ जाएगी, विच विल बी सॉरी S की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी रीअरेंज करके D बाय थीटा।
ठीक है। डी बाई थीटा यहाँ पर आपकी एस की वैल्यू आ जाएगी कि आपका जो प्लेनेट है वो कितनी दूर है आपके अर्थ से, ठीक है। ये आ गई आपकी फाइनल वैल्यू। अच्छा, ये तो हो गया पैरेलैक्स मेथड। अब पहले के टाइम पे इतनी मॉडर्न एप्लीकेशंस नहीं होती थी, तो डिस्टेंस तो हमारे आर्यभट्ट जी ने भी कैलकुलेट कर दिया था, ठीक है ना। आर्यभट्ट ने भी बता दिया था, दूसरों ने भी बता दिया था। उन्होंने कैसे बताया था जरा वो भी देख लो। उन्होंने क्या कहा था कि ठीक है, मेरे पास अभी कोई इतने मॉडर्न एप्लीकेशंस नहीं है जिससे मैं ये एंगल कैलकुलेट कर सकूं। तो उन्होंने क्या करा, ये जो E1 पोजीशन थी अर्थ की, ठीक है ना, इस प्लेनेट के सामने कोई प्लेनेट या फिर स्टार की पोजीशन दे, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, सिलेबस में नहीं है ये, पर समझ लो। उन्होंने क्या करा, इस प्लेनेट के बिल्कुल साथ में पैरेलल में कोई स्टार या फिर प्लेनेट देखा और उसके रिस्पेक्ट में क्या करा, ये जो एंगल बन रहा था इस प्लेनेट और ये जो सी स्टार था जिसका हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना था, इन दोनों के बीच का एंगल कैलकुलेट किया और इसे नाम दिया उन्होंने θ1। सिमिलरली उन्होंने E2 पोजीशन पे, एक अलग पोजीशन पे जाके एक और स्टार देखा जो कि इस प्लेनेट के साथ में या फिर पैरेलल में था, ठीक है। मैं यहाँ नीचे वाला मिटा देता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, आर्यभट्ट ने यहाँ पर एक और इस पोजीशंस के रिस्पेक्ट में एक और प्लेनेट और स्टार देखा जो कि इस प्लेनेट के बिल्कुल पैरेलल में था, E2 पोजीशन पे, एक डिफरेंट पोजीशन पे, और इस प्लेनेट और इस स्टार के बीच का एंगल कैलकुलेट कर लिया। ये भी पॉसिबल था, अर्थ पे रह के तो वो कुछ भी कर सकते थे कैलकुलेट। θ1 और θ2 कैलकुलेट कर लिया। अब इंटरनल एंगल की प्रॉपर्टी होती है मैथमेटिक्स में कि अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल इस प्लेनेट के एक सेंटर लाइन यहाँ पर खींच दूँ तो ये वाला एंगल इंटरनल एंगल की प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएंगे। ये वाला एंगल हो जाएगा θ1 और ये वाला एंगल हो जाएगा आपका θ2। ये इंटरनल एंगल की प्रॉपर्टी है। याद रखना, कभी भी दो पैरेलल लाइंस होंगी और उनको एक लाइन बाइसेक्ट कर रही होगी, तो ये जो दो एंगल हैं इंटरनल एंगल की प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, ये दोनों एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल हो इंटरनल एंगल की प्रॉपर्टी से। तो थीटा, ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो गए, दिस एंगल बिकम θ1 एंड ये हाफ एंगल जो हमने डिवाइड करा था सेंटर लाइन से, ये एंगल हो गया θ2। तो यहाँ से उसने क्या करा, आर्यभट्ट ने थीटा की वैल्यू निकाल ली व्हिच विल बी θ1 + θ2। और उन्होंने फाइनली ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि तब पैरेलैक्स मेथड नहीं था, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इंडिया में ही इजाद हुई थी, तो θ = θ1 + θ2 उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री यूज करके tan थीटा को परपेंडिकुलर बाय बेस निकालकर यहाँ पर वैल्यू निकाल ली d/s। तो यहाँ पर उन्होंने वैल्यू निकाली थीटा की d/s, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, उन्होंने किसी भी प्लैनेट या स्टार की पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए कि वो अर्थ से कितना दूर है, उन्होंने ये मेथड अपनाया था। उन्होंने क्या करा था, उस प्लैनेट के साथ में दो स्टार्स की पोजीशन को देखा, उस स्टार और कैलकुलेशन वाले प्लैनेट की जिसकी हमें पोजीशन निकाली थी, उन दोनों के बीच के एंगल्स निकाले θ1 एंड θ2, और फिर इन दो पोजीशन का एंगल इंटरनल एंगल प्रॉपर्टी से कैलकुलेट कर लिया। तो ये पैरेलैक्स मेथड तो बाद में नाम दिया था, लेकिन इससे पहले ये इंडिया में इजाद हो चुका था, ठीक है। और ये था, याद रखना। देखो एक चीज और मैं यहाँ पर बताना भूल गया आप लोगों को कि क्योंकि s की वैल्यू, ये जो s वैल्यू होती है, डिस्टेंस होता है अर्थ से किसी भी स्टार का, बहुत ही ज्यादा लार्ज होता है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा ये जो s डिस्टेंस है ये लार्ज होता है, तो थीटा की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 होती है, ठीक है ना। अब इसकी वजह क्या है कि अगर d की वैल्यू मान लो 10 किलोमीटर है और s की वैल्यू नियर अबाउट 10⁸ किलोमीटर है, तो अगर आप किसी टर्म को इससे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू 0.10⁻⁷ मीटर आ जाएगी, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू 10⁻⁷ मीटर आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, ठीक है। ये न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में यूज होगा, इस चीज का ध्यान रखना। थीटा की वैल्यू हमेशा ऑलवेज लेस देन 1 होगी, किसमें, पैरेलैक्स मेथड। अच्छा, ये हो गया हमारे पैरेलैक्स मेथड। इसको एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके, फिर मैं इसे रब करूँ। अच्छा देखो, अब क्या होती है, कुछ हमारी रेंज आती है लेंथ की, ठीक है ना। ये इनमें से 2-3 याद करनी जरूरी है। रेंज आती है जो लेंथ की, कुछ याद नहीं भी करोगे तो क्वेश्चन में प्रोवाइड करी जाएगी। पहली आती है 1 फर्मी। अब इस फर्मी को डिनोट करते हैं हम F से, ठीक है ना, F से।
अब ये फर्मी जो होती है इक्वल होती है 10⁻⁻18 मीटर। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻18 मीटर। दूसरी जो यूनिट आप लोगों को याद रखनी पड़ती है वो होती है एंगस्ट्रॉम। इसे हम डिनोट करते हैं ए से, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻10। ठीक है, एक फर्मी एक एंगस्ट्रॉम जो आप लोगों को याद करनी पड़ती है। इसके अलावा भी कुछ यूनिट्स आती हैं, पर अगर वो क्वेश्चन आएगा तो वो गिवन होगी, पर ठीक है तुम लोग नोट्स में लिख लेना। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नियर बाय इक्वल होती है 1.5 इंटू 10⁻11। अब यहाँ पर कई जगह 1.5 को 1.49, 1.467 दे रखा होता है। तुम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 1.5 है। अब आगे 1 लाइट ईयर, ये इक्वल होता है 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर। अब ये जो लाइट ईयर है, इस चीज का याद रखना, लाइट ईयर आप लोगों का डिस्टेंस है ना कि टाइम। कई बच्चे ईयर को सुनकर इसको टाइम की यूनिट कंसीडर करते हैं, बट याद रखो ये हमारी जो यूनिट है वो डिस्टेंस की है, इसके साथ मीटर लगा हुआ है, तो इस चीज से कभी धोखा मत खाना। 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर होती है लाइट ईयर। फिर आती है 1 पार्सेक, इसको डिनोट करते हैं पी से, और इसकी वैल्यू होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, ये कुछ टर्म्स है, एक फर्मी, एंगस्ट्रॉम, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक। ये है आप लोगों की यूनिट्स जो कि फिजिक्स में रेंज ऑफ लेंथ में याद रखनी है, और ये आप लोगों का आज का लेक्चर है। ओके, चलो लाइट भी चलेगी और लेक्चर भी पूरा हो गया। आज के लिए इतना ही है, कल कंटिन्यू करेंगे आपका लेक्चर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और हाँ, जो बच्चे बोल रहे थे कि जूम ऐप पे क्लासेस क्यों नहीं हो रही, बच्चों जूम ऐप अभी भी अवेलेबल है, मैं मना नहीं कर रहा, बट जूम ऐप जो है या फिर मैं कहूँ वो जो ऐप है आप लोगों का, वो प्राइवेसी थोड़ी कंसर्न उसका बहुत ज़्यादा हो गया है, काफ़ी न्यूज़ आ चुकी है, इसलिए हम यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, और अगर मुझे किसी तरीके से फंड्स कहीं से मिल गए, कुछ मार्केट खुलने लगी, थोड़ा आने लग गया, मोनेटाइजेशन हमारी भी होने लगी, तो आप लोगों के लिए नो डाउट मैं कोई और ऑनलाइन ऐप देख लूँगा जो कि पेड हो और सिक्योर हो, बिल्कुल प्राइवेसी से कोई आप लोगों को दिक्कत ना दे। ठीक है, आप लोगों का डाटा सुरक्षित रखे, और हो सका तो नो डाउट अगर मोनेटाइजेशन शुरू होगी, फंड्स पीछे से आने लगे तो स्कूल्स वगैरह से, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एक प्रॉपर वाइट बोर्ड ही आ जाएगा, और एक मैं डाटा कनेक्शन लगवा लूँगा, जिससे अगर 1-1 घंटे की भी हमें वीडियो बनानी है तो हमारे पास डाटा का कोई इशू ना रहे। अभी हम यूज़ कर रहे हैं, जो अपना मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं 1.5 GB पर डे, तो नियर अबाउट 700-800-900 MB की वीडियो बन जाती है, तो दिन का डाटा तो उसी में चल जाता है, इससे बड़ी हम वीडियो अभी बना नहीं सकते। तो जैसे ही थोड़े हालात सुधरेंगे, थोड़े फंड्स आएंगे, एक अच्छी और बेटर वीडियो हम बनाएंगे, पर तब तक थोड़ा सा एडजस्ट करो। इस वीडियो को 480p क्वालिटी में देखना, ठीक है, 480p क्वालिटी में देखना, थोड़ा हम एडजस्ट कर रहे हैं, थोड़ा तुम करो, क्योंकि देखो जहाँ चाह है वहाँ रहा है। मुझे पढ़ाना था तो मैंने भी अपना बोर्ड अरेंज कर लिया, क्योंकि अब एक बड़ी स्क्रीन पे ही आपकी आगे की फिजिक्स की डेरिवेशन हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। फिजिक्स की डेरिवेशन के लिए मुझे एक बड़ी शीट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ऑनलाइन में अगर टीच करूँगा तो मेरे पास फिर मोबाइल की स्क्रीन होगी, और उस मोबाइल की स्क्रीन पे सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा आप एडजस्ट करो, थोड़ा मैं करूँगा, पढ़ते हैं सब मिलके साथ साथ। ठीक है, अपना रेगुलरली क्लास अटेंड करो और रेगुलरली पूरा देखा करो वीडियो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के लिए।